2023 का प्रतियोगिता दर्पण शुरू किया जा रहा है। तो सुनिए ध्यान से। संसद के विशेष सत्र में नए संसद भवन में विधायी कार्य प्रारंभ। पुराने संसद भवन का अब संविधान सदन नाम पड़ गया। पुराने संसद भवन का नाम अब क्या पड़ गया? काफ़ी अच्छा सवाल है। संविधान सभा। वाह, संविधान सभा बोलेगा। पुराना संसद का नाम क्या हो गया? पुराना संसद का नाम क्या हो गया? संविधान सभा। कहाँ है आज धीरज वीरज? कोई नहीं है, कोई एडमिन ही नहीं है। अकेले जो है एडमिन भी लेना होता है तो स्क्रीन से ये नहीं कर सकते। तो पुराने संसद का नाम आज हो गया संविधान सभा हो चुका है। ठीक है, पुराना संसद अगर पूछे जिसका नाम क्या हो गया तो क्या कहिएगा? संविधान सभा। बजट सत्र जनवरी के अंत से शुरू होकर के विशेष परिस्थितियों में ही अप्रैल के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। आप जानते हैं कि 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं ना, जिसको हम लोग पढ़ते हैं BMW। बजट सत्र, मानसून सत्र और तीसरा सत्र क्या होता है? विंटर सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र, जिसको कि BMW कहते हैं। 3 सत्र होते हैं देश में। लोकसभा, राज्यसभा का जो सत्र होता है, संसद का जो सत्र होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि तो बजट सत्र जनवरी के अंत से शुरू होकर अप्रैल तक चलता है या मई के पहले सप्ताह तक। उसके बाद मानसून सत्र होता है। बजट के बाद मानसून सत्र जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है। और फिर विंटर सत्र जो है, शीतकालीन सत्र, वो क्या चलता है? नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है। तो ये समय भी आप नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विशेष परिस्थितियों में या किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार की सलाह पर विशेष सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अगर कोई विशेष मुद्दा हो तो केंद्र सरकार की सलाह पर विशेष सत्र कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। ठीक है। 18 से 23 सितंबर को बुलाया गया। तो कहा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात अब तक केवल 9 अवसर पर ही विशेष सत्र बुलाया गया है। स्वतंत्र जब हम लोग हो गए हैं तो ये BMW जो 3 सत्र चलता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र, इसके अलावा जो है आज़ादी से लेके अब तक विशेष सत्र कितना बार बुलाया गया है? केवल 9 बार बुलाया गया है विशेष सत्र। विशेष सत्र कितना बार बुलाया गया है? 9 बार बुलाया गया है। ठीक है। इस विशेष सत्र में तो 18 से 22 सितंबर 2023 को भी विशेष सत्र एक बुलाया गया, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। 9 बार बुलाया गया है टोटल आज़ादी से लेकर अब तक विशेष सत्र। ये कब बुलाया गया है? 28 से 22 सितंबर के बीच 2023 को। ठीक है। इस विशेष सत्र की शुरू होने से एक दिन पूर्व 17 सितंबर को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में तिरंगा फहराने का काम किया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। पुराने संसद भवन का नाम क्या रख दिया गया है? संविधान सभा। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें एक बहुत ही खास चीज़ हुआ है कि महिलाओं को जो है, महिलाओं को आरक्षण जो है, अभी तक महिलाओं को आरक्षण मात्र मिला हुआ था नगर, मतलब गांव में जो चुनाव होता है, जो पंचायत का चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव होता है, इसमें महिलाओं को आरक्षण मिला था। अब महिलाओं को आरक्षण जो है लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है। और ये आरक्षण जो दिया गया है, तो अगर आपको पूछेगा जब महिला आरक्षण विधेयक जो है कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है, तो कहिएगा 128वां है। कौन सा विधेयक है? विधेयक कौन है? तो 128वां, 108वां, 128वां विधेयक है। और अगर ये विधेयक पास हो जाता है, पास हो क्या जाता है? पास हो ही गया। ठीक है, तो ये जो है एक्ट कौन सा बन जाएगा? तो 106 एक्ट बन जाएगा। एक्ट, विधेयक और एक्ट में क्या अंतर है? कहिएगा 128 विधेयक, 128वां ये विधेयक है और 106 ही एक्ट क्यों है? कि विधेयक इस प्रकार से समझिए, या आपकी शादी जब होने वाली रहती है तो ढेर सारा अगुआ आता है। मान लीजिए 20 गो रिश्ता आया आपको, क्या आया? 20 रिश्ता शादी का आया। लेकिन जिससे शादी फिक्स हो गया वो कानून बन गया। अब बहुत सारा फिक्स नहीं हो पाता है, तो बहुत सारा विधेयक जब आता है तो लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति के आम सहमति के बिना पास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो विधेयक तो बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार ये 128वां विधेयक जो है, आज़ादी के बाद देश में अब तक कितना विधेयक आ गया टोटल? 128वां विधेयक है। 128वां विधेयक किसको बोलेंगे? और कानून क्या माँ बोलेंगे? तो 106 कानून बोलेंगे। क्या कानून बोलेंगे? 106 नंबर का कानून बोलेंगे। समझ गए? तो याद रखिए, ये बहुत भी आई है। महिलाओं को 1/3 जो है
33% आरक्षण मिला है विधानसभा में और किस में, लोकसभा में। समझ गए। जब ये विधेयक दिया गया तो पता है विपक्षी दलों का भी समर्थन था, क्योंकि महिला से कौन पंगा ले। तो लोकसभा में 454/2 से यानी 454 को सपोर्ट किया, 2 को विरोध में था, कि भारी बहुमत से ये पारित हो गया। ठीक है। जबकि 20 सितंबर को पारित हो गया और अगले ही दिन 21 सितंबर को ये राज्यसभा में भी पारित हो गया। ठीक है। तो महिला आरक्षण विधेयक 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम बन गया। नए अब ये भी देखिए कमाल का सवाल है कि नया संसद भवन जो बना है उसमें पारित होने वाला पहला विधेयक कौन हो गया, पहला अधिनियम कौन हो गया, अधिनियम। तो क्या कहिएगा, यही महिला वाला, यानी महिला का एक्ट जो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद ये जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन हुआ है। कितना अच्छा सवाल बना देगा परीक्षा में। तो इसको आइए थोड़ा सा देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश की संसद के नए भवन में हस्तांतरण के लिए विशेष सत्र कब हुआ, 18 से 22 सितंबर। देश में अब तक कितना टोटल बार विशेष सत्र बुलाया गया है मात्र आज़ादी के बाद, 9 बार। ठीक है। नए संसद भवन में ये जब सत्र शुरू हुआ विशेष सत्र, तो इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, महिलाओं के लिए 33, मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभा, तो दिल्ली में भी तो विधानसभा है ना, 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, जिसे नारी शक्ति बंधन विधेयक नाम दिया गया। बताइए 128वां विधेयक का नाम क्या दिया गया। अगर पूछेगा कि इस 128वें विधेयक का नाम क्या है तो क्या कहिएगा, इस 128वें विधेयक का नाम क्या है, तो इसका नाम है नारी शक्ति बंधन विधेयक। क्या है, नारी शक्ति बंधन विधेयक। क्या नाम है जी, नारी शक्ति बंधन विधेयक नाम है। ठीक है। जो मूलतः 128वां संविधान संशोधन विधेयक होगा, अब पारित हो जाने के बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। ठीक है। आपको पता है कि अनुच्छेद 330 के तहत SC/ST को आरक्षण दिया गया है। कहाँ पे, लोकसभा में। क्या SC/ST को टोटल SC को मिला है 84 सीट और ST को कितना सीट मिला है, 47 सीट, यानी 131 सीट दोनों का आरक्षण मिल चुका है। ठीक है। इन आरक्षित सीटों में ही SC/ST महिलाओं के लिए 33% सीट पारित किए गए अधिनियम के तहत स्वतः ही आरक्षित हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि SC/ST को अलग से फिर मिलेगा, तो इनको जो 131 गो सीट है आरक्षित है 330 अनुच्छेद के तहत, उसमें से ही 33% महिलाओं को मिल जाएगा, SC/ST महिलाओं को, और लोगों को 33% जो है वो अलग से मिलेगा। ठीक है। विधेयक में किसी भी संशोधन को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। 454/2 मतों से भारी बहुमत से ये पारित हो गया। और इसमें कौन मात्र विरोध किया पता है, कौन विरोध कर सकता है बताइए, हैं। तो महिला को सब दिन से दबा करके उसको शोषण करने वाला कौन जात है, मुस्लिम जाति है। ठीक है। तो ये जो है कौन विधेयक किया, विरोध कौन किया, असदुद्दीन ओवैसी खाली विरोध किया। हाँ, और कोई विरोध नहीं किया। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के अगले ही दिन उससे जाते ही पत्नी ओकरा मारे जैसे चप्पल निकाल करके, तो उसको विरोध सब पता चल जाएगा। खाली ये लोग महिला का शोषण करता है, 3 तलाक बोल देता है फ़ोन पर, वो मोदी जी खत्म कर दिए। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के अगले ही दिन राज्यसभा ने भी सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी साइन भी कर दी 29 सितंबर को, और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। 27 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित हुआ। महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के सर्वप्रथम प्रयास कौन किए थे पता है, HD देवगौड़ा किए थे जब प्रधानमंत्री थे। यूनाइटेड फ्रंट सरकार में 81वां संविधान संशोधन विधेयक आया था। ये महिलाओं के लिए कौन सा विधेयक आ चुका है पहले ही देश में, 81वां विधेयक आ चुका है। 81वां विधेयक आ चुका है 12 सितंबर 1996 को। कौन लाए थे, कौन थे प्रधानमंत्री, HD देवगौड़ा। उसके बाद कोई महिलाओं पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है। हाँ, और ये सम्मान कौन दिए हैं, मोदी जी दिए हैं। ठीक है। 1996 में 13 पार्टियों ने इसका क्या किया था, विरोध कर दिया था, और ये नहीं हो पाया था। लेकिन मोदी जी के विरोध कौन कर दे, किसकी हिम्मत है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नए परिसीमन और नई जनगणना के पश्चात लागू होगा। और ये भी कह दिया गया कि नया परिसीमन अब कब होगा पता है आपको, 2026 में होगा ना, और नया जनगणना भी हो जाएगा उस समय।
नया जनगणना तभी भी हो जाएगा ना, अभी तो 2011 वाला जनगणना चला है, तो 21 में होने वाला है, तो ये जनगणना सब जो हो जाएगा उसके बाद ये शुरू होगा। ठीक है, आपको पता है जो लोकसभा की 583 सीटों में से 181 तथा राज्य विधानसभा की 4123 सीटों में से 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। अभी जो सीट है टोटल 543 है ना जी लोकसभा का, तो 543 का 33% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा क्या। और अगर कहिएगा विधानसभा का कितना सीट है अभी देश में, तो अभी विधानसभा का सीट कितना है, 4123 है, तो उसमें से महिलाओं के लिए कितना अभी हो जाएगा, 1374 सीट महिलाओं के लिए अभी हो जाएगा, अभी जो सीट है। राज्यसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा तथा केंद्र शासित पुदुचेरी विधानसभा के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। मौजूदा संवैधानिक प्रावधान के तहत 3 श्रेणियों में सांसद सभा के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन तीनों ही श्रेणियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नए परिसीमन में सीटों की संख्या वृद्धि होने पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में भी वृद्धि होगी। पारित किया गया संविधान संशोधन अधिनियम में महिलाओं का 33% आरक्षण, यह प्रावधान कितना वर्ष के लिए है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, ये 15 वर्ष का मौका दिया जाएगा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। कितना वर्ष, 15 वर्ष, लेकिन बढ़ते रहता है, एक बार मिल गया तो ख़त्म थोड़ी होता है। SC ST को कितना दिन के लिए मिला था, 10 वर्ष के लिए, लेकिन हर साल कानून बना बना करके क्या होता है, उनको बढ़ा दिया जाता है। एक देश एक चुनाव से संबंधित पहलुओं पर विचार हेतु पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बना है। एक देश एक चुनाव, मतलब ये जो चुनाव में इतना सारा खर्च होता है, ठीक है, इसके लिए प्रोग्राम ऐसा किया जा रहा है देश में कि एक साथ ही लोकसभा, ठीक है, और सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव हो जाए, तो कम खर्चा में हो जाएगा सब कुछ। तो इसके लिए एक समिति बनाया गया। देश में पंचायतों व नगर निगम, नगर निकायों से लेकर सभी विधानसभा, देखिए इसमें पंचायत को भी, मुखिया उखिया सबका चुनाव, टोटल विधायक का चुनाव, टोटल सांसद का चुनाव एक के बार कर दिया जाएगा। हाँ, बहुत पैसा बचेगा। हाँ सब, तो एक देश एक चुनाव की धारणा करने के लिए समिति बना है। ठीक है, इस समिति में कौन अध्यक्ष है, तो रामनाथ कोविंद है। और भी लोग को रखा गया है, गुलाम नबी आज़ाद को, वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे NK सिंह को, अमित शाह जी खुद हैं, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी भी हैं, 7 लोगों का टीम है ये। सुभाष कश्यप भी हैं, ठीक है, हरीश साल्वे हैं, बहुत लोगों को रखा गया है। C295 परिवहन विमान भी अब भारतीय वायुसेना में। यूरोपीय कंपनी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस ने C295 ट्रांसपोर्ट विमान प्राप्त होने से भारतीय वायुसेना के साथ थल सेना की शक्ति में भी वृद्धि हो गई। एयरबस C295 विमानों से भी शक्ति मिलेगी। सेविले स्थित यूरोपियन विमानन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के स्पेन में सेविले स्थित उत्पादन इकाई ने भारतीय वायुसेना के लिए पहला एयरबस C295 परिवहन विमान एयरफील्ड मार्शल वायुसेना के कौन है, BR चौधरी को सौंप दिया। और ये कहाँ पर तैनात होगा, तो गाजियाबाद के स्थित हिंडन एयरबेस पे, गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पे। इस प्रकार हम लोग कुल 16 जो है 295 विमान, C295 विमान लेने का काम करेंगे। ठीक है, और ये जो है इससे पहले हमारे पास कौन था विमान, एबरो 748 का स्थान ये लेगा। किसका स्थान लेगा, एबरो 748 का। और हमने क्या किया है, C295 विमान जो है लेंगे, और ऐसे 40 विमान हम गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा उत्पादन करेंगे। मतलब हम लोगों ने उनसे क्या किया है, ये हमके कहे कि 16 आप दे दीजिए और 40 को हम उत्पादन खुद अपने पास करेंगे, आप अपना टेक्निक हमको दीजिए। और वो अब भारत सरकार का, मोदी जी का बहुत बड़ा यही होता है कि कुछ भी खरीदेंगे तो तकनीक दो, हम अपने यहाँ बनाएंगे, 2-4 को पहले दे दो। और कोई भी देश मजबूरी में देना पड़ता है। पहले क्या होता था, सारा का सारा विदेश से खरीदा के आता था, अरबों खरबों रुपया बर्बाद होता था। अब सारा पैसा देश में बचता है। ठीक है, तो टाटा एडवांस लिमिटेड सिस्टम कहाँ है, गुजरात के बड़ोदरा में। ऐसा 40 विमान खुद से 2026 तक बनाएगा। C295 परिवहन विमान भी अब भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया, याद रखिए। यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता का 1 वर्ष पूरा। ठीक है, आप जानते हैं कि धरती पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन है, चीता है। और ये भारत से विलुप्त हो गया था। ठीक है, विलुप्त होने के बाद 2022 में प्रधानमंत्री जी अपने बर्थडे के दिन 17 सितंबर 2023 को शुरू किए इसको। नाम्बिया से लाकर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री जी रखे।
ठीक है। 12 अन्य चीता दक्षिण अफ्रीका से लाया गया और अब इसका पूरा का पूरा कहानी दिया गया है। एक दीर्घकालीन योजना के तहत हम लोग अफ्रीकी देश नाम्बिया और अन्य अफ्रीकी देशों से 12 से 14 चीते अगले 5 वर्ष में फिर लाएंगे। ठीक है। चीतों के लिए देश के अन्य वैकल्पिक स्थल गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा नौरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य तैयार किया जा रहा है। जान जाइए, अगर आपको तो सबको कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का रटा गया है। का जी, कूनो नेशनल पार्क आप लोगों को रटा गया है, लेकिन बोलेगा और कहाँ रखा जाएगा तो क्या कहिएगा, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में भी रखा जाएगा और साथ में नौरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य में भी रखा जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार चीतों के अगले बैच को मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में ले जाने की योजना है। तो गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है ना। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और नौरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य में भी चीतों को रखने का प्लान चल रहा है। ठीक है। स्वदेशी LCA Mark 1A खरीदने की वायुसेना की योजना है। स्वदेश निर्मित LCA Mark A यानी तेजस विमान का उन्नत संस्करण, जिसका नाम क्या है? LCA Mark A, भारतीय वायुसेना में चरणबद्ध तरीके से मिंग श्रृंखला के विमानों का स्थान लेगा। HAL द्वारा SA-40 LCA विमान वायुसेना को सौंपने की प्रक्रिया पहले ही किया जा चुका है, तो ये हो जाएगा। चंद्रयान व आदित्य L1 के बाद अब गहरे समुद्र में समुद्रयान की लॉन्चिंग 2026 में संभावित है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि चंद्रमा व सूर्य की दिशा में अध्ययन एवं अनुसंधान के कदम बढ़ाने के पश्चात अब गहरे समुद्र में भी संसाधनों और जैव विविधता के संबंध में अध्ययन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। और आपको पता है 6000 मीटर तक समुद्रयान भेजने की योजना है, 6000 मीटर गहराई में। इसमें समुद्रयान पनडुब्बी को क्या नाम दिया गया है? मत्स्या 6000 नाम दिया गया है। चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इसको तैयार किया है। ठीक है। तो याद रखिए 2026 तक ये इस मिशन को पर काम किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। क्या नाम रहेगा? समुद्रयान मत्स्या 6000। शांति निकेतन तथा होयसाल के पवित्र मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल अब हो गया सूची में कितनी संख्या? 42 हो गया। कितना हो गया? 42। आइए इसको देखते हैं। पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन आप जानते हैं क्या? शांति निकेतन किनका बनाया हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, ठाकुर कहिए, टैगोर कहिए, उन्हीं का शांति निकेतन है, जहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पूर्व सदी किया था। कर्नाटक में है होयसाल का पवित्र मंदिर समूह। होयसाल का पवित्र मंदिर समूह कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। उसके बाद है जिसमें बेलूर, हलेबीड तथा सोमनाथपुर के मंदिर, पवित्र मंदिर शामिल है। इसमें कौन 3 मंदिर है? देखिए कर्नाटक में जो होयसाल का पवित्र मंदिर का समूह, इसमें देखिए फिगर को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। एक बेलूर है, ठीक है। एक कौन है? हालेबीड का मंदिर, इसको होयसाल का मंदिर कहते हैं। और एक मंदिर है सोमनाथपुर का मंदिर। ये तीनों मंदिर, ठीक है। इसको भी अब सांस्कृतिक यूनेस्को का जो है यूनेस्को के संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इसको शामिल करने का घोषणा किया। नहीं नहीं, ये तो सोमनाथ तो यहाँ पर है जहाँ हम गुजरात में हूँ। ये तो भगवान का 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथपुर है। सोमनाथपुर वो सोमनाथ है, ये सोमनाथपुर है, बिल्कुल अलग है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो ये शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में इन्हें शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हुई थी? सऊदी अरब 2023 में, वहाँ पर यह फैसला किया गया। ठीक है। आप जानिए कि भारत में भारतीय स्थलों की कुल संख्या 42 हो गई है, जिसमें अगर बात करेंगे तो 34 जो है सांस्कृतिक स्थल है, कल्चरल प्रॉपर्टीज़ है। 34 कितना है? 34 सांस्कृतिक, 34 जो है सांस्कृतिक स्थल है। सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? 34 हैं। ठीक है। जबकि 7 प्राकृतिक स्थल है, नेचुरल प्रॉपर्टीज में शामिल है, तथा एक मिश्रित शैली की श्रेणी में रखा गया, एक मिश्रित शैली में। तो कितने हो गए? टोटल 42 हो गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर 3 श्रेणियां, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणी में ही वर्गीकृत है। यूनेस्को अगर किसी को अपने विरासत में लेता है तो कितना श्रेणी में बांटता है? 3 में। एक सांस्कृतिक में रख सकता है, ठीक है, एक प्राकृतिक में रख सकता है और एक मिश्रित में।
इससे पूर्व यूनेस्को ने तेलंगाना में वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है, वह गुजरात के कच्छ जिले में हड़प्पा काल के धौलावीरा को विश्व विरासत सूची 2021 में शामिल किया था। ठीक है, 21 में किसको किसको शामिल किया था बताइए। तेलंगाना में कौन मंदिर है? काकतीय काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। कौन मंदिर है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। कहाँ है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर? तेलंगाना में। ठीक है, और उसके बाद गुजरात में, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ यहीं पे धौलावीरा है। ठीक है, तो यहाँ पर धौलावीरा को, गुजरात के कच्छ जिले में हड़प्पा काल के धौलावीरा को शामिल करने का काम किया था 2021 में। शांति निकेतन में पश्चिम बंगाल में 180 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर वीरभूमि जिले में है। विश्व भारती की प्रसिद्धि के चलते इसे विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है, होयसाल दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था। होयसाल वंश 10वीं से 14वीं शताब्दी में 317 वर्ष इसने राज किया। इसकी राजधानी बेलूर थी। होयसाल वंश की राजधानी पहले कहाँ थी? होयसाल वंश की राजधानी पहले क्या थी? बेलूर। ठीक है, थी, जिसके बाद राजधानी कहाँ हो गया था? हलेबीड हो गया था। होयसाल वंश का राजधानी फिर कहाँ हो गया था? हलेबीड। होयसाल मंदिरों की शाश्वत सुंदरता व नक्काशीदार बनावट को भारत की सांस्कृतिक विरासत सूची का पूर्वजों का असाधारण ये माना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री ने ही कहा है उसको, मतलब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का देन। हलेबीड, बेलूर, हलेबीड व सोमनाथपुर स्थित मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारक पहले से है। इस मंदिर के समूह को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के सितंबर 23 के बैठक में शामिल किया गया है। अब आपको देखिए, ये 42 जो है पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया है आपके सामने, है ना, दिया हुआ। आप जानिए कि ये परीक्षा में ये पूरा आपको याद होना चाहिए। कोई अगर आपको कहता है इसमें से 2 को पढ़ लीजिए बच जाइएगा, तो आपसे झूठ बोल रहा है। समझ गए? क्या याद होना चाहिए जी? पूरा याद होना चाहिए। और पूछ देता है जो कब शामिल हुआ, ज़्यादा मन में उसको पगलापन होगा तो पूछ देगा जो कब शामिल हुआ बताओ। तो सबसे पहले ये शुरुआत हुआ 1983 में। एक नज़र में पढ़ देता हूँ। 1983 में आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल, आगरा से ही शुरुआत होता है। और अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा, मैं अजंता गया भी था क्या। तो 1983 में शुरुआत हुआ भारत के सांस्कृतिक विरासत को लेने का। तो 4 को सबसे पहले 1983 में सेलेक्ट किया गया। किसको किसको? आगरा, ताजमहल, अजंता और एलोरा। ठीक है, तो ये 4 हो गया। पता है अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, आगरा का किला और ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 1984 में 2 शामिल हुआ। सूर्य मंदिर कोणार्क जानते हैं, पूरी उड़ीसा में इतना फेमस है। अब महाबलीपुरम जो मंदिर का समूह है वो 1984 में शामिल हुआ, तमिलनाडु वाला। 86 में शामिल हुआ, 4 शामिल किया गया। गोवा का चर्च खजुराहो स्थित स्मारक समूह जो मध्य प्रदेश में चंदेल वंश बनाया हुआ है। हम्पी स्थित स्मारक समूह, ठीक है, जिस पे विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं 1986 में ही। हम्पी स्थित स्मारक समूह बल्लारी कर्नाटक, ये सब शामिल किया गया। फतेहपुर सिकरी जिसको अकबर ने बनवाया था आगरा में, वो भी शामिल हुआ 86 में। तो गोवा का चर्च, खजुराहो स्थित स्मारक समूह, हम्पी स्थित स्मारक समूह, फतेहपुर सिकरी, आगरा किला, सब 86 में। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र, अब बृहदेश्वर मंदिर जो पड़ता है तमिलनाडु में, और साथ में पट्टाक्कल स्थित स्मारक समूह, ये सब तीनों सब शामिल हुआ बताइए 87 में। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु, पट्टाक्कल स्थित स्मारक समूह, ये भी 87 में। 89 में एक शामिल हुआ, सांची स्थित बौद्ध स्मारक हुआ। कब शामिल? सांची स्थित बौद्ध स्मारक कहाँ है बताइए? सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में। कहाँ है सांची का बौद्ध स्मारक? तो ये काबिज कब शामिल हुआ? 1989 में, एमपी में है। उसके बाद है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में। कुतुब मीनार जो है वो भी 93 में। माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे बोलते हैं 99 में। बोध गया, ये भी आई है, आपको बिहार का एग्जाम में पूछ देगा कि बोध गया को कब शामिल किया गया, तो क्या कहिएगा? बोध गया का महाबोधि मंदिर तो कब शामिल हुआ देख रहे हैं? 2002 में। भीमबेटका की गुफा पड़ता है मध्य प्रदेश में 2003 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 में। दिल्ली का लाल किला 2007 में। जंतर मंतर राजस्थान का
2010 में। राजपूत के राजस्थान के राजपूताना शैली के 6 किले 2013 में। ठीक है। रानी की बाब गुजरात में पड़ता है 2014 में। बिहार का नालंदा महाविहार 16 में। VVI नालंदा जो विश्वविद्यालय है नालंदा में है बिहार। ये बिहार का कब शामिल हुआ? 16 में। तो बिहार का क्या हो गया जी? एक बोध गया 2002 में, एक नालंदा 2016 में। क्लियर है। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स 16 में। अहमदाबाद जो शहर है उस 2017 में। मुंबई का विक्टोरियल गोथिक और आर्किड डेको संरचना 18 में। जयपुर सिटी 19 में। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल तेलंगाना का 21 में। हड़प्पा कालीन धौलावीरा 21 में। 23 में कौन कौन शामिल हुआ है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसाल का पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक 23 में। अब देखिए प्राकृतिक में कौन है? तो ये तो सांस्कृतिक था। प्राकृतिक में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम का 85 में। मानस है असम का 85 में। केवलादेव भरतपुर राजस्थान का 85 में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 87 में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड 88 में। पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत मुख्यतः केरल का 2012 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम कब शामिल हुआ? ये मिश्रित में है 2016 में। तो टोटल हो गया स्विस फ्रेंच वास्तुकार ली कार्बुजियर की 7 विभिन्न देशों में स्थित कुल 17 कृतियों को 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स उनमें से एक है। 16 अन्य कृति उन्होंने अर्जेंटीना, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड बनाने का काम किया है। तो ये आपने देखा टोटल का टोटल मैं एक बार बोला हूँ, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। ये टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारत के 91 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारत के 91 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल है। ठीक है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके। ऑक्सफोर्ड जो है यूके नंबर 1 पे है आज भी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का नंबर 2 पर है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का नंबर 3 पर है। ठीक है। और हम लोगों का स्थान तो बहुत पीछे होगा। ठीक है। 91 विश्वविद्यालय भारत के सामने 91 विश्वविद्यालय के साथ भारत चौथे स्थान पर है। मतलब चौथे स्थान पर भारत है और भारत का इसमें जो है बहुत पीछे स्थान है। बस इतना याद रखें जो 91 को शामिल है। कौन शामिल है ये सब नहीं पूछेगा इतना। तो ये मैंने ख़त्म किया राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो G20 शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में सफल आयोजन G20 का। ठीक है। तो G20 का जो है 18वां शिखर सम्मेलन क्या हुआ? 18वां सम्मेलन 2023 में G20 का कहाँ हो गया? नई दिल्ली में हो गया। यह पहला ही अवसर था जब G20 का सम्मेलन भारत में हुआ। अत्यधिक भव्य एवं सुसंगठित तरीके से प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, कहाँ पे हुआ ये? प्रगति मैदान दिल्ली में है, वहाँ पर है भारत मंडपम। मंडपम अभी बनाया गया है, मोदी जी बनाए हैं। 7-8 हज़ार आदमी उसमें रह सकता है, बैठ सकता है। तो भारत मंडपम में ये आयोजन हुआ। अच्छा, इसका थीम क्या था बताइए? थीम था वसुधैव कुटुंबकम। क्या थीम था? वसुधैव कुटुंबकम थीम था। और मतलब 1 फैमिली 1 अर्थ एंड 1 फ्यूचर इसका था। ठीक है। तो देख लीजिए ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। इसमें आप देख लीजिए कि यूक्रेन मुद्दे के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें नहीं आए थे और अन्य कारणों से शी जिनपिंग नहीं आए थे। पूछेगा कौन कौन नहीं आया तो क्या कहिएगा? व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। लेकिन रूस अपना प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेज दिया था और चीन ने अपने प्रधानमंत्री ली क्यांग को भेजा था। प्रधानमंत्री ने चीन कौन भेजा था? अपने प्रधानमंत्री को, ली क्यांग को। तो प्रधानमंत्री का वहाँ ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, उसको भेज दिया था। मैक्सिको का प्रतिनिधित्व भी वहाँ के अर्थव्यवस्था की मंत्री राकबेल सांचेज ने किया था। 20वें यूरोपीय, देखिए तो ये तो 20 देशों का समूह है। 20वें सदस्य यूरोपीय संघ EU का प्रतिनिधित्व यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन किए थे। अब पूछ सकता है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए? EU के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन है। और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल भी आए थे। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं। अब इसमें अफ्रीकी संघ को क्या हुआ
कि अफ्रीकी संघ को शामिल करने का निश्चय लिया गया है। तो G20 का नाम अब नया नाम क्या होगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अफ्रीकी संघ जब इसमें शामिल होगा तो आपको पता है जो अफ्रीकी संघ में टोटल 55 देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है, 55 देश अफ्रीकी देश समूह में शामिल है। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से G20 के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। मतलब अफ्रीकी संघ में तो 55 देश का समूह है, तो 55 देश रहेगा, लेकिन अफ्रीकी संघ तो एक के न कहेंगे एक साथ उस सबको, तो एक वो 20 से पहले था तो G21 नाम हो गया। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है बताइए, एंटोनियो गुटेरस भी आए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कौन है, टेड्रास गेब्रेसस आए थे। विश्व बैंक अध्यक्ष के अजय बंगा आए थे। कौन आए थे, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा आए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा आई थी। वह विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक नगोजी ओकोजी इबेला भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि G20 जो है विकसित व विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसका गठन 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में 1999 में हुआ था। कब बना था G20, 1999 में। ठीक है, मूलतः वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के इस मंच का ही 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभावी रूप से जवाब देने के लिए 2008 से इसका क्या होता है, सम्मेलन वगैरह शुरू होता है। ऐसा पहला सम्मेलन पूछे तो 2008 में इसका सम्मेलन पहला कब हुआ, तो वाशिंगटन में हुआ। कहाँ हुआ, वाशिंगटन में इसका पहला सम्मेलन हुआ। G20 सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष ने किया। ठीक है, अफ्रीकी संघ की सदस्यता से पूर्व भी विश्व की 2/3 जनसंख्या G20 में निवास करती थी। अब अगर अफ्रीकी संघ आ रहा है तो और बहुत बड़ी बात है, क्या, वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 85% भाग का उत्पादन इन देशों में किया जा रहा है। ठीक है, G20 का कोई सचिवालय नहीं है अस्थाई, जो इसका अध्यक्षता करता है। ठीक है, जो देश वही उसका क्या हो जाता है, उस समय सचिवालय हो जाता है। तो 2024 में G20 का अध्यक्षता कौन करेगा बताइए, ब्राज़ील करेगा। कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। ठीक है, 2023 में कौन किया अध्यक्ष था बताइए, भारत किया। 2022 में अध्यक्षता कौन किया था, इंडोनेशिया। तो अगर आपको पूछेगा जो ट्राइको में कौन कौन शामिल है, तो 3 देश जो हैं, यानी जो 22 में किए, ठीक है, जो 23 में किया और जो अगले साल करने वाला है, इस सबको अगर एक साथ कर देंगे तो इसको ट्राइको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइको। तो ट्राइको में कौन कौन मेंबर है बता दीजिएगा, कहिएगा, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। ठीक है, तो ये देखिए इसमें सबका अध्यक्ष एक जगह दिया हुआ है। सारा चीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिए। थीम था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, G20 की एक वित्त संबंधी बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए निर्धन और विकासशील देशों में वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाने के भारत द्वारा प्रस्तावित एजेंडा को G20 में मंजूरी मिल गया। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के प्रारूप में परिवर्तन कर उसे और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने के लिए सभी देशों ने बातचीत किया। घोषणा पत्र भी देखिए, सबसे बड़का बात था कि घोषणा पत्र पे साइन होला। घोषणा पत्र जो होता है, मान ली साझा जो है सब देश मिल करके एक स्टेटमेंट जारी करता है कि G20 का सफल आयोजन हुआ है, और ये करवा लेना बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, पिछला जो हुआ था 1-2 जगह वो हो ही नहीं पाया था, सब झगड़ लिया था। अब यहाँ चैलेंज था कि रसिया आया नहीं था, रसिया का सब देश बाइकाट कर रहा था, और मोदी जी को रसिया को लेकर के चलना था, साथ में यूक्रेन युद्ध का कारण था। तो इस सारे चीज़ से निपटना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन भारत ने बहुत बड़ा काम किया। मतलब कि इसने क्या किया, साझा घोषणा पत्र पे साइन करवा लिया। तो कितना 83 बिंदुओं पे निर्विरोध साइन हो गया, समझ गए। इस साझा घोषणा पत्र को दिल्ली घोषणा पत्र भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, दिल्ली घोषणा पत्र, समझ गए। फिर आप देख रहे हैं अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं मोदी जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से।
यहाँ पर एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात भी की गई। क्या बात की गई? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात कही गई। जीबीए बनाने की बात कही गई। ठीक है, बनाने की घोषणा में अमेरिकी, ब्राज़ील, इटली, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश इस पहल में भारत के साथ रहे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनेंगे तो कौन कौन साथ रहेगा? अमेरिका रहेगा, ब्राज़ील रहेगा, इटली रहेगा, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश भारत के साथ रहेगा। सम्मेलन से इतर ही एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारत व अमेरिका ने चीन की BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के प्रत्युत्तर में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, जिसको IMEC बोलते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बोलते हैं, IMEC के निर्माण की घोषणा कर दी। ठीक है, और इस कॉरिडोर से पता है कि भारत इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन व यूरोप के बीच व्यापार आसानी से होगा। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन व यूरोप के बीच व्यापार आसानी से होगा। ठीक है, G20 की अध्यक्षता के प्रतीक गेबिल ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा को सौंप दिए। G20 की अध्यक्षता का प्रतीक क्या है? गेबिल। ये किनको सौंप दिया गया? क्योंकि अगला अध्यक्षता जिनको मिलने वाला उनके हाथ में दे दिया गया। राष्ट्रपति ब्राज़ील के कौन है? लूला डी सिल्वा को दे दिया गया। ये सारा का सारा है, रात्रि भोज हुआ, सब अपना खा पी के इसको कंप्लीट किया गया। एक ट्राइको की बात कही गई है। ट्राइको का मतलब समझिएगा, ट्राइको इसमें भारत अभी 1 वर्ष तक और इस ट्राइको में रहेगा। ट्राइको मैंने आपको समझा ही दिया। इंडिया के स्थान पर भारत का उपयोग। ठीक है, आपका इस शिखर सम्मेलन में एक विशेष उल्लेख रहा कि अपने देश को इंडिया के स्थान पर भारत नाम से प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री ने नेम प्लेट पर प्राइम मिनिस्टर भारत लिखा हुआ था। ठीक है, प्रेसिडेंट ने भी जो भोज दिया था, रात्रि भोज, उसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। ठीक है, G20 को सफल बनाने में इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की तरफ से भी भारत के शेरपा अमिताभ कांत जी और उनका टीम रहा। ठीक है, 55 देशों के अफ्रीकी संघ को संगठन का सर्वसम्मति से सदस्य बनाना भी भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी रही। बताइए, समझ गए अच्छा से सब कोई? आसियान भारत शिखर सम्मेलन भागीदारी नेताओं का ग्रुप फोटो। आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो है, देखिए यहाँ पे दिया है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन समिट हो गया। ठीक है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन, तो जो है आसियान भारत शिखर समिट 2023 में कहाँ हो गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ। पहले यहाँ देखते हैं, देखिए आसियान भारत शिखर सम्मेलन यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है आसियान भारत को उसकी स्थापना करेगा। और इसमें जो है पर्यवेक्षक के रूप में तिमोर लिस्टे की राजधानी दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की भी बात कही प्रधानमंत्री। तिमोर लिस्टे एक देश का नाम है, तिमोर लिस्टे, उसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। क्या राजधानी है? दिल्ली। तो इसमें क्या होगा? भारत एक दूतावास खोलेगा। तो यहाँ देखिए, आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन के साथ ही 18वें पूर्वी एशिया 18, देखिए आसियान जहाँ होता है ना, वहीं पे पूर्वी एशिया का शिखर सम्मेलन होता है। समझ गए? आसियान के साथ ही किसका सम्मेलन होता है? पूर्वी एशिया का शिखर सम्मेलन। तो आसियान के 10 सदस्यों के अतिरिक्त, आसियान में 10 मेंबर है। ठीक है, उसके अतिरिक्त 8 अन्य देश इसमें भागीदार हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका है। आसियान का सदस्य भारत नहीं है, याद रखिएगा। आसियान के नए सदस्य के रूप में शामिल किए जा रहे तिमोर लिस्टे के प्रधानमंत्री। अब देखिए, आसियान में 10 मेंबर है, तो कोई 11वां मेंबर पूछेगा आसियान का नया मेंबर कौन बना है, तो क्या कहिएगा? तिमोर लिस्टे कौन बना है आसियान का 11वां मेंबर जी? हाँ, आसियान का 11वां मेंबर बना है तिमोर लिस्टे। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, आसियान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। आसियान का गठन जो है, इसको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोलते हैं। तो आसियान का गठन कब हुआ पता है? 1967 में। यहाँ पे दिया ही होगा कहीं पर, नहीं तो यहाँ पे दिया है। देखिए, आसियान का गठन कब हुआ बताइए? 1967 में हुआ। कब हुआ आसियान का गठन? 1967 में। ठीक है, आसियान में जो है शुरू में जब इसका गठन हुआ तो इसका स्थापना 1967 में किया था। कौन कौन देश किया था बताइए? इंडोनेशिया। कौन किया था? इंडोनेशिया। उसके बाद था मलेशिया, इसमें भी सिया लगा हुआ, देखते चलिए, इंडोनेशिया, मलेशिया,
फिर था फिलीपींस, क्या था जी? फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद था सिंगापुर, क्या था? सिंगापुर। उसके बाद था थाईलैंड। शुरू में इसका गठन हुआ तो कौन कौन मेंबर था बताइए? आसियान का गठन जब शुरू में हुआ तो इसमें कौन कौन मेंबर था? इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। कौन कौन मेंबर था शुरू में? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। कब गठन हुआ? 1967 में, तो ठीक है। बाद में इसमें और जो है देश जुड़ गए। जैसे कौन कौन जुड़ गया? म्यांमार जुड़ गया। कौन देश जुड़ गया? म्यांमार जुड़ गया, ठीक है। वियतनाम जुड़ गया, वियतनाम जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद समझिए कि ब्रुनोई जुड़ गया, ब्रुनोई जिसकी राजधानी बंदर सेरी है, ठीक है। कंबोडिया जुड़ गया और लाओस जुड़ गया। कौन कौन जुड़ गया? कंबोडिया और लाओस जुड़ गया। तो ये हो गया टोटल 10 मेंबर। और आसियान का पूछे आपको जो 11वां मेंबर कौन बना है तो क्या कहिएगा? तिमोर लिस्टे। कौन बना है? तिमोर लिस्टे। तिमोर लिस्टे के प्रधानमंत्री सानाना गुसमाओ भी शामिल हुए। और जब ये आसियान का सम्मेलन होता है तो उसी मंच पे ईस्ट एशिया समिट होता है। क्या होता है? ईस्ट एशिया समिट। तो ये आसियान का हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में 23 में। तो ईस्ट एशिया समिट भी वहीं हो जाएगा, ठीक है। अब 24 में लाओस में होगा। 24 में कहाँ होगा ये बैठक? लाओस में होगा। समझ गए आप लोग? बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे तो इन्होंने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र के समझौते, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सहित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करने का काम किया। और यहाँ भी घोषणा पत्र बन गया जिसमें 34 विभिन्न बिंदुओं पे बात की गई। आगामी 19वीं एशिया शिखर सम्मेलन लाओस की मेजबानी में होगा 2024 में आसियान के 45वें शिखर सम्मेलन के दौरान। तो अगर आपको पूछे कि 23 में आसियान का बैठक कहाँ हुआ तो क्या कहिएगा? इंडोनेशिया में। 23 का बैठक कहाँ हुआ आसियान में बताइए? आसियान का बैठक 23 में कहे तो क्या कहिएगा? इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछे आसियान के मंच पर ही होता है ईस्ट एशिया समिट होता है। क्या होता है? ईस्ट एशिया समिट होता है। तो ईस्ट एशिया समिट कब हो गया तो कहिएगा वहीं पे जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। आसियान कहेगा गठन कब हुआ तो कहिएगा 1967 में, ठीक है। आसियान का कब गठन हुआ? 1967 में। उस समय इसमें कितने मेंबर थे? 5 थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद में 5 देश और जुड़ा, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। कौन कौन जुड़ा? ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। अच्छा, 11वां देश कौन जुड़ा है तो क्या कहिएगा? तिमोर लिस्टे जुड़ा है। तो 11 मेंबर हो गया टोटल, ठीक है। आसियान का बैठक 23 में हो गया। 24 में आसियान का बैठक कहाँ होगा बताइए? तो 24 में आसियान का है ईस्ट एशिया समिट का, दोनों एक के मंच पे होता है तो लाओस में होगा, ठीक है। हम्म क्लियर है। एमरसन मनंगमा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं, फिर से बन गए एमरसन मनंगमा। सत्तारूढ़ पार्टी है, उनका नाम है जानु पीएफ पार्टी का नाम है। क्या नाम है? जानु पीएफ नाम है। जानु पीएफ पार्टी के संस्थापक है मनंगमा, एमरसन मनंगमा। कहाँ के बन गए हैं राष्ट्रपति? देख रहे हैं मुँह इनका, हैं? खूब खुश हैं एकदम। कहाँ के बन गए हैं बताइए? जिम्बाब्वे के। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सनमुगरत्नमा सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। एकदम कमाल का सवाल है, रट जाइए। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री का नाम क्या है? थर्मन सनमुगरत्नमा। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं थर्मन सनमुगरत्नमा, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। क्या नाम है जी? थर्मन सनमुगरत्नमा। अच्छा, सिंगापुर के राष्ट्रपति का कार्यकाल पता है कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। भूमध्य सागरीय तूफान डेनियल से लीबिया के तटीय शहर डेरना में बाढ़ से तबाही आ गया है। देखिए कितना खतरनाक ये है, सुनिएगा तो आपका दिमाग जो है ना, मतलब अंदर से आपका आत्मा काँप जाएगा। इंसान जब तक जिंदा है कितना इधर उधर कहराम मचा रहा है। बाकी इसका कहानी सुनिए। भूमध्य सागर में उठा तूफान डेनियल। कौन तूफान उठा? डेनियल तूफान। अब क्या हुआ? ये विनाशकारी बाढ़ आया। अब पूर्वी लीबिया का तट है, वहाँ पर एक बांध बना हुआ था, तो उस तट में
डेरना व सूसा व अल बायदा आदि शहरों में। कौन कौन शहर में? डेरना में। लीबिया में कौन कौन शहर पे? डेरना, ठीक है, सूसा और अल बायदा शहर में ये पानी घुस गया, बाढ़ का पानी। और ऐसा पानी था, पता है कि सबसे ज़्यादा पोर्ट सिटी डेरना ही तबाह हुआ। डेरना शहर मतलब क्या हुआ, दहिए गया। रात में लोग सोया था, अब पूरा घर सहित आदमी दह जाएगा तो क्या होगा? 10,000 से ज़्यादा लोग मर गया। सोचिए कितना लोग मर गया? 10,000 से ज़्यादा लोग मर गया। किसी को पता ही नहीं चला कि हम मरने भी जा रहे हैं। घर सहित रात में एक बार में दह गया, बांध टूटा, इधर से उधर काम खत्म। तो ये कहाँ आया? ये डेनियल तूफान लीबिया में। कहाँ आया? लीबिया में। जरूर परीक्षा में पूछेगा, परीक्षा में याद रखिएगा। यही है जिंदगी, समझे? 18वां एशियाई शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशियाई, बता ही दिए सब कुछ। भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता का 5वां दौर, कोई बात नहीं। अफ्रीकी देश गेबोन में सेना द्वारा निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट, निर्वाचित राष्ट्रपति अली बोंगो नज़रबंद कर दिए गए हैं। सेना वहाँ पर क्या कर दिया है? अली बोंगो जो है ना, वो ऐसा आसान आदमी नहीं है, बड़ी गड़बड़ है, बड़ी ही करता था, भ्रष्टाचार वाला नेता था। 2009 में इसका पिता मरा, ओमार बोंगो, और वहाँ से लगातार ही बैठा हुआ है 2009 से लेके 41 साल तक इसका बापे शासन किया था। और ये पकड़ा, इसका जो है सेना ने में इसको क्या किया है, मार पीट के हटा दिया, बोला कि चलो बहुत तुम शासन किया। तो अफ्रीकी देश गैबोन में सेना तख्ता पलट कर दिया। किसको हटा दिया? अली बोंगो को। अफ्रीका का 8वां बड़ा तेल निर्यातक देश, ओपेक के साथ साथ राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर का प्रभावशाली संबोधन। 17 मिनट के संबोधन में पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ को सीधा करके रख दिए। कौन? अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर। बेन्नू एस्टेरॉयड से पत्थर के टुकड़े लाने के लिए नासा के ओसिरिस रेक्स यान का 7 वर्षीय मिशन सफल हो गया। बेन्नू क्षुद्रग्रह से टुकड़ा लाने के लिए कौन गया था? नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन गया था। और ये हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट किया। ये थोड़ा बड़ा सा था क्या। आप आरबीआई जानते हैं, आरबीआई रिपोर्ट जारी करता है, पर 3 तिमाही पर जारी करता है, तो ये तो करता है, ये करने दीजिए। रेपो रिवर्स रेपो सब बदलता है, इससे ब्याज सस्ता महंगा होता है। एयर इंडिया के विस्तारा में विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्या किया है कि टाटा सन्स के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में टाटा SIA एयरलाइंस के विलय को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, तो अब जान लीजिए कि एयर इंडिया लिमिटेड का अस्तित्व बरकरार रहेगा। 218 विमानों के बेड़े के साथ ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कैरियर और दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक कैरियर विमान सेवा कंपनी बन गई है। विलय के पश्चात एयर इंडिया लिमिटेड की इक्विटी में सिंगापुर का एयरलाइंस लिमिटेड को भी कुछ हिस्सेदारी प्राप्त है। भारत मध्य यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की बैठक हुआ है। तो ये जो है मध्य पूर्व एशिया के रास्ते भारत व यूरोप के बीच कनेक्टिविटी व्यापार बढ़ा करके विस्तार के लिए भारत व अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर के एक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा कर दिया है, जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर कहलाएगा। पता ही है, इसके बारे में बात किए ही थे। कौन कौन देश इसमें शामिल होगा थोड़ा इसको आप लोग देख लेंगे, जो उस पर बताए थे। इसमें देखिए कौन कौन शामिल होगा। भारत और अमेरिका के अतिरिक्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, जर्मनी, यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिलकर इस परियोजना की घोषणा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, कौन है जर्मनी के चांसलर? ओलाफ सोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयोन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहियान, सबने मिलकर के 9 सितंबर 2023 को G20 में किया था ना घोषणा जी। अब इस काम में तेजी लाने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को मंजूरी मिलने जा रहा है। ठीक है, अब देखिए PM विश्वकर्मा योजना शुभारंभ हुआ है, काफ़ी VVI है। पिछला 17 सितंबर जब मोदी जी का बर्थडे था तो वो क्या किए थे?
उस बर्थडे में नाम्बिया से चीता ला करके कूनो नेशनल पार्क में रख दिए थे। अब इस बर्थडे में क्या किए हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ है। तो इस बर्थडे में 17 सितंबर 2023 को मोदी जी क्या शुरू किए हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना। क्या नाम है, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये जो है बढ़ई है, राजमिस्त्री है, सोनार है, लोहार है, उसके हितार्थ ये योजना है। ठीक है, 18 ट्रेड्स के कारीगरों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा। पात्र कारीगरों को जो भी इसमें चाहिए उनको 3 लाख तक का ऋण मिलेगा 5% के रियायती ब्याज पे। ठीक है, रियायती ब्याज में 8% की ब्याज सब्सिडी शामिल है, क्योंकि 5% ब्याज पे तो कहीं ऋण मिल नहीं रहा है। 13% से कम नहीं है, तो 5%, 8% कौन भरेगा, सरकार भरेगा। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से पिछड़े घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजातियों, कचरा बीनने वाले सहित सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार व मजदूरी के माध्यम से आजीविका प्राप्त करने योग्य उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, जिसको पीएम दक्ष बोलते हैं। पीएम दक्ष पूछेगा तो पीएम दक्ष का फुल फॉर्म भी है। ठीक है, प्रधानमंत्री दक्ष और ठीक है कुशल संपन्न हितग्राही योजना इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा योजना का नाम है पीएम दक्ष योजना। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी अब 400 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना जानते हैं, ये योजना जो है प्रधानमंत्री का जो है पीएम उज्ज्वला योजना, जो इसके तहत क्या दिया जाता है बताइए, गैस सब्सिडी दिया जाता है। और 1 मई 2016 से ये योजना शुरू हुआ था। योजना कब शुरू हुआ था, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से। प्रधानमंत्री कौन योजना, उज्ज्वला योजना। और 1 मई 15 को क्या हुआ था, उजाला योजना, जो एलईडी बल्ब मिला था। ठीक है, ये देख लिया आपने। वैश्विक नवाचार रैंकिंग में भारत का 132 देशों में 40वां स्थान बरकरार। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नवाचार रैंकिंग में भारत का कमा स्थान है, नवाचार रैंकिंग में भारत का स्थान कमा है, 40वां स्थान है। 132 देशों में, 132 देशों में कमा स्थान है, 40वां स्थान है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए नंबर 1 देश कौन है। ठीक है, नवाचार रैंकिंग में तो कौन है, स्विट्जरलैंड है। कौन है नंबर 1, नवाचार रैंकिंग में नंबर 1 कौन है जी, स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान क्या है, 140। सबसे खराब स्थान पे कौन है, अंगोला है। कौन है, अंगोला सबसे खराब स्थान पे। भारत के पड़ोसी में कहिए तो भारत 40 है, भारत से बढ़िया खाली चीन है। पाकिस्तान 88 है, 90 श्रीलंका है, बांग्लादेश 105 है, नेपाल 108 है। 2022 में भी भारत 40 था, 2023 में भी भारत 40 है। ठीक है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस की बात हो रही है। सबकी पहुंच के भीतर स्वच्छ एवं सस्ती सौर ऊर्जा लाने के लिए 2015 में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब शुरू हुआ था जी, ISA 2015 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में है। ठीक है, तो उसके बाद अब जो है एक नया जैव ईंधन बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस अब बनने जा रहा है। ठीक है, और इसका जो है घोषणा कब किए मोदी जी, ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस का बताइए। तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल जो है, बायोफ्यूल एलायंस कब बन रहा है, 9 सितंबर 2023 को घोषणा किया गया। इसमें बायोफ्यूल से मतलब है पेड़ पौधा, अनाज, शैवाल, भूसी व वेस्ट फूड आदि से बनने वाले ईंधन से इथेनॉल का ईंधन के रूप में इस्तेमाल भी इसके तहत किया जाएगा। ठीक है, इसमें पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को 20% तक बढ़ा के करने की अपील मोदी जी ने किया है। ठीक है, विश्व में एथेनॉल बायोफ्यूल के उत्पादन में मामले में 3 अग्रणी देश भारत, ब्राज़ील व अमेरिका है। कौन है, भारत, ब्राज़ील व अमेरिका है।
भारत में स्थित, ठीक है। भारत 2023 में आर्थिक वृद्धि का अपना अनुमान एशियाई विकास बैंक ने घटाया। ये आर्थिक वृद्धि वगैरह नहीं पूछता है, इसको छोड़िए। ये सब अनुमान दिया हुआ है, इससे आपको मतलब नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये देखिए याद कर लीजिए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन सूचकांक है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की दृष्टि में 165 देशों में भारत का 87वां स्थान है। कौन स्थान है भारत का? 87वां। और नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में बताइए 165 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 87। नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर। ठीक है। सितंबर माह में एक ही दिन में 9 रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुआ, जिसमें आपको केवल याद रखना है जब पहला वंदे भारत कब शुरू हुआ, तो नई दिल्ली से, ठीक है, वाराणसी। कब चला था पहला वंदे भारत? 15 फरवरी 2019 को चला था। कब चला था जी? 15 फरवरी 2019 को। और दूसरा चला था वंदे भारत 2019 में ही, ठीक है, नई दिल्ली से कटरा। कहाँ चला था जी? कटरा, दिल्ली से कटरा। ये याद रखिए। क्या हुआ, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं थोड़ा भी? ज़्यादा तेज बता रहे हैं क्या? बोलिए। श्रीलंका में भारत का, इधर देख लेते हैं। जीबीए बना है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, याद रखिए जीबीए। इसकी शुरुआत भारत द्वारा अमेरिका व ब्राज़ील के सहयोग से किया गया है। जीबीए होने दीजिए, लेफ्ट राइट, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है, इस बात को याद रखिए। संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। कौन बने हैं? संतोष झा। गोपाल बागले अब ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। गोपाल बागले कहाँ बने हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन बने हैं श्रीनिवासन बने हैं। एचडीएफसी के प्रबंध निर्देशक बने हैं शशिधर जगदीशन। कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। ये सब छोड़ दीजिए। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए भारत में जो फिल्मों को प्रमाण पत्र देता है, तमिल और हिंदी फिल्मों का अभिनेता और निर्देशक आर माधवन को पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बना दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन नए सदस्य कौन बने हैं? दिनेश दास बने हैं। चेयरमैन नहीं बने हैं, सदस्य बने हैं। चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। कौन है चेयरमैन जी? मनोज सोनी। भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के 4 पद होते हैं। 3 डिप्टी गवर्नर है शुरू से, देव अभी मतलब है वर्तमान में देवव्रत पात्रा, टी रविशंकर, जे स्वामीनाथन, और चौथा कौन बन गए हैं? एम राजेश्वर। कौन बन गए हैं? एम राजेश्वर बन गए हैं। संगीत नाटक अकादमी का अमृत पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी कौन पुरस्कार दिया? अमृत पुरस्कार दिया। ठीक है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री उनके साथ में है। 75 शिक्षकों को ये छोड़ दीजिए। डॉक्टर स्वामी नायक को नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार किसको मिला है जी? डॉक्टर स्वामी नायक को अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने 2023 के फील्ड अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका का सम्मान मिला है। अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका का सम्मान किनको मिला है जी? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। वर्ष 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन भी शामिल हैं। तो जानते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है और उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार। तो 65वां जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है फिलीपींस के रमन मैग्सेसे वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनके याद में दिया जाता है, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। किनको मिला है? भारत के 59वें पाने वाले व्यक्ति बन गए डॉक्टर रवि कन्नन। कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन।
हम्म। अगर आपको पूछे जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वालों में, ठीक है, भारत के कौन कौन लोग शामिल है, तो आपको पता है 19 में रवीश कुमार को भी मिला था, 2019 में। मदर टेरेसा को मिल चुका है, वर्गीज कुरियन को मिल चुका है, जयप्रकाश नारायण को मिल चुका है, स्वामीनाथन को मिल चुका है, इन सब को मिल चुका है। अब पहला किनको मिला था? विनोबा भावे को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो 96 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। भारत में ऑस्कर पुरस्कार जो फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार है, अमेरिका में दिया जाता है, उसमें भारत की तरफ से किस फिल्म को चुना गया है? मलयालम फिल्म एवरीवन इज ए हीरो। क्या फिल्म का नाम है? एवरीवन इज अ हीरो, याद रखिएगा। बीते वर्ष की जानी मानी अभिनेत्री और नृत्यांगना वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला बताइए? वहीदा रहमान को। सिनेमा जगत का भारत का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 10 लाख रुपया इनको मिलेगा। हंस रही है, कितनी खुशी से देख रहे हैं, वहीदा रहमान। और ये पाने वाली भी 53वीं हस्ती है और 8वीं महिला है। ठीक है। उनसे पूर्व यह पुरस्कार पाने वाली महिलाओं में श्रीमती देविका रानी है। 1969 में पहला इन्हीं को मिला था, देविका रानी को। ठीक है। लता मंगेशकर को भी मिल चुका है, आशा भोसले को मिल चुका है, आशा पारेख को मिल चुका है। तो याद रखिए किनको मिला है इस समय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 के लिए? वहीदा रहमान को। एम.एस. स्वामीनाथन जी का निधन हो गया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक यही एम.एस. स्वामीनाथन है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एम.एस. स्वामीनाथन जी का निधन हो गया। ठीक है। भारत सरकार ने इनको क्या दिया है अभी? भारत रत्न दिया है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का भी निधन हो गया। अभी कुछ बुक है, देख लीजिए। एलन मस्क के बुक का नाम है वाल्टर एलन मस्क, एक बुक है। ठीक है। एलन मस्क लिखे कौन है? वाल्टर इसाक्यासान। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग का है, वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। ठीक है। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष का है। स्मोक एंड एसेज किसका है? अमिताभ घोष का। यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन फाली एस नरीमन का है। द एक्सचेंज जॉन ग्रीसम का है, एक्सचेंज। अब दिन दिवस देखते हैं। LIC दिवस मनाते हैं 1 सितंबर को। ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब हम लोग मनाते हैं? 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस। क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस। 21 सितंबर को मनाते हैं विश्व शांति दिवस। 22 सितंबर को मनाते हैं विश्व कार मुक्ति दिवस। क्या मनाते हैं? कार मुक्ति दिवस। जनसंघ के संस्थापक भाजपा के वरिष्ठ नेता दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को हम लोग अंत्योदय दिवस मनाते हैं। कब? 25 सितंबर को, अंत्योदय दिवस। 24 सितंबर को मनाते हैं पुत्री दिवस, डॉटर्स डे। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। भाई मोरक्को में भीषण दुर्घटना, 3000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अफ्रीकी देश मोरक्को में हाई एल्टस पर्वत, कौन पर्वत है? हाई एटलस पर्वत में आए भीषण भूकंप से सबसे नज़दीकी शहर मराकेश में जान मान की क्षति हुई, बहुत सारे लोग मर गए। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है जी? शहीद महाजन कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन।
औरंगाबाद का नाम अब छत्रपति संभाजी, औरंगाबाद का नाम महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद, नाम क्या हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया, उस्मानाबाद का नाम क्या कर दिया गया है धाराशिव। भारत ड्रोन शक्ति 2023, भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमता में प्रदर्शन हेतु 2 दिवसीय प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? गाजियाबाद में। अब आ गए खेल कूद। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला, डायमंड लीग में रजत चोपड़ा को क्या मिला है? रजत पदक मिला है। जेवलिन थ्रो भाला फेंकते हैं ये, ठीक है। डायमंड लीग अमेरिका के यूजिन शहर में हुआ, इसमें दूसरा स्थान इन्होंने रजत पदक जीतने का काम किया। भारत 8वीं बार एशिया कप का विजेता बन गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, एशियाई क्रिकेट परिषद के तत्वावधान में पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 16वें एशिया कप, ठीक है, हुआ, जिसमें भारत जो है क्या हुआ? जीत हासिल किया। और ये जो है एशिया कप हुआ तो इसमें श्रीलंका को फाइनल में भारत ने 10 विकेट से हराया। किसको हराया? श्रीलंका को। आईसीसी पुरुष टीम 2023 का टीम इंडिया देखे, कप्तान रोहित शर्मा आपके सामने है। श्रीलंका को भारत ने हराया, ठीक है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 302 रन भारत के शुभमन गिल ने बनाए, जबकि 11 विकेट श्रीलंका के मासीथा पथराना ने लिया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 9 गेंदों में अर्धशतक बना दिया। अरे 9 गेंदों में अर्धशतक बना दी नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी। युवराज सिंह के 16 वर्ष पुराना रिकॉर्ड को तोड़ ताड़ के भंग कर दिया। वो तो युवराज सिंह मारे थे 12 गेंद में, क्या गेंद में मार दिया अर्धशतक? दीपेंद्र सिंह एरी एरा की तरह मारा, मात्र 9 गेंद में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक का बात देखिए, तो T20 में सबसे तेज गति से नया रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल्ला ने हांगझोउ में एशियाई खेलों में मंगोलिया के विरुद्ध खेलते हुए 34 गेंद पर शतक मार के साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो 35 गेंद में बनाया था। बताइए, नेपाल को लगता है क्रिकेट में पगला गया है क्या? सारा रिकॉर्ड सबका खा जाएगा ही। 9 गेंदों में अर्धशतक कौन बनाया? नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी युवराज का रिकॉर्ड तोड़ा। और इधर जो है T20 में नेपाल का ही, क्या नाम है इसका? कुशल मल्ला, कुशल मल्ला मंगोलिया के विरुद्ध खेलते हुए 34 गेंद में शतक मार करके साउथ अफ्रीका का डेविड मिलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेविड वार्नर तो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा टीम स्कोर देखिए, फिर नेपाल ने किया है। 27 सितंबर 2023 को हांगझाऊ में नेपाल और मंगोलिया के बीच एशियाई खेलों के T20 मैच में नेपाल की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खो करके 314 रन बना दिया। बताइए, T20 में 314 रन बना दिया। क्या हो रहा है हे प्रभु। मोहन बगान रिकॉर्ड 17वीं बार डुरंड कप फुटबॉल कप का विजेता बना है। डुरंड कप किससे होता है? पूछेगा परीक्षा में, डुरंड कप किससे होता है तो क्या कहिएगा? फुटबॉल से। कौन जीता है? मोहन बगान। टेनिस का यहाँ पर चारों ग्रैंड स्लैम दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 23 वाला, फ्रांसीसी ओपन, विंबलडन, और फिर ये दे दिया। ये मैंने आपको पहले भी कराया है SPD में, जिसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है ना जी। अमेरिकी ओपन टेनिस 2023, तो अमेरिकी ओपन 23 वाला दे रहा है, जो सबसे लास्ट में होता है। तो पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच, और हराए हैं, हारा कौन है? डेनिल मेदवेदेव। और महिला एकल विजेता कोको गॉफ है, और उप विजेता हैं आर्याना सावलेंका। अपडेट इसका देख लेंगे। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सभी 7 स्वर्ण पदक चीन ने जीते। भारत की पुरुष की टीम को क्या मिला? कान से हाथ लगा। हो गया खत्म। आइए इसको देखते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को कहाँ भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर खोला? तो चंडीगढ़ में। कहाँ किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? तो क्या कहिएगा? चंडीगढ़ में। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है जिसे जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है? तो अंजी खड्ड ब्रिज। क्या नाम है? अंजी खड्ड ब्रिज। वायुसेना ने राजस्थान में 8 मई 2023 को विमान क्रैश के बाद कौन से विमान पर रोक लगा दिया? तो MiG-21 पे। किस पे रोक लगा दिया? MiG-21 पे। बहुत क्रैश कर रहा था ये, ठीक है। RBI ने देश में कितने रुपए के नोट को 2023 में प्रचलन से बाहर कर दिया? 2000 रुपये के नोट को। नीरज चोपड़ा ने दोहा में 5 मई 2023 को पुरुषों की कौन सी भाला फेंक स्पर्धा 88.67 मीटर में थ्रो जीता? तो दोहा डायमंड लीग मीट। क्या जीता? दोहा डायमंड लीग मीट।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 25 मई से शुरू होकर के 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका शुभंकर क्या है? जीतू बारासिंगा। क्या है? जीतू बारासिंगा। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किस गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने से 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध पूरे राज्य में हिंसा फैल गया? मैतेई। क्या है? मैतेई। तो मैतेई पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य के बहुसंख्यक समुदाय है। वे मणिपुर के मूल निवासी हैं, इसलिए इन्हें मणिपुरी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से अधिकतर मैतेई हिंदू हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा सबसे पुराना लैंडिंग पोत 36 वर्ष के सेवा के बाद सेवा? INS मगर। कौन हट गया है? INS मगर। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले किस चक्रवात को लेकर के 7 से 11 मई 23 तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी किया है? साइक्लोन मोका। क्या नाम है? मोका। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके क्या करने का बात किया जा रहा है? आकाशवाणी। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के अनुसार पत्रकारिता विश्लेषण में, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ। भारत का स्थान कितना हो गया पता है? प्रेस के स्वतंत्रता में 161 हो गया है। कमा हो गया भारत का स्थान गिर करके 161। 180 देशों में। वैसे भी भारत का सब पत्रकार बिका हुआ है, गोदी मीडिया कहा जाता है। तो क्या करेगा? एक भी रिपोर्ट अगर आप अच्छा काम कीजिएगा नहीं दिखाएगा, बेरोजगारी का नहीं दिखाएगा, कोई चीज़ का भर दिन चुनाव का दिखाएगा, एक एक नेता को दिखाते रहेगा भर दिन। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई? रवनीत कौर। कौन बन गई? रवनीत कौर। कर्नाटक में 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद किस कांग्रेसी नेता ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया? तो सिद्धारमैया। G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह का बैठक कहाँ हुआ? श्रीनगर के कश्मीर में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार के किस बंदरगाह तक मालवाहक जहाज यात्रा किया गया? तो सितबे बंदरगाह। म्यांमार का कौन बंदरगाह? सितबे। यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के राजा और रानी के रूप में किसका राज्याभिषेक वेस्टमिंस्टर एब्बे में हुआ? तो चार्ल्स तृतीय और कैमिला। कौन बन गए हैं? ब्रिटेन के नए राजा बने हैं। तो इनकी माता का नाम था क्वीन एलिजाबेथ। ये मरती ही नहीं थी, 2022 में मर गई, तो चार्ल्स तृतीय वहाँ पे बन गए हैं। 74 वर्ष के किंग चार्ल्स ब्रिटेन के सिंहासन पर बैठने वाले सबसे बुजुर्ग ब्रिटिश सम्राट बन गए हैं। उनकी पत्नी का नाम है महारानी कैमिला। 2 से 8 मई 2023 के बीच पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ? सिंगापुर में। कहाँ हुआ जी? सिंगापुर में। 49वां G7 2023 G7 का बैठक कहाँ हुआ? हिरोशिमा जापान में। कहाँ हुआ G7 का? हिरोशिमा जापान में। G7 में जानते हैं 7 विकसित देशों का समूह है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। 20 मई 2023 को क्वाड देश मैंने कई बार बताया है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के राष्ट्राध्यक्षों का बैठक कहाँ हुआ? जापान, हिरोशिमा में हुआ 23 में। ठीक है। चीन के किस शतरंज खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी रूस के यान नेपोमनियातिमी को अस्ताना कजाकिस्तान में हरा करके खिताब जीता था? नाम है डिंग लिरेन को हरा दिया। विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए चुना गया है? अजय बंगा को। विश्व बैंक के कौन बन गए हैं? अजय बंगा। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस में 17 अप्रैल से 5 मई 23 तक आयोजित किस वायुसेना अभ्यास में भाग लिया? ओरियन में। किस में लिया? ओरियन में। किस देश में एक सोने के खदान में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई? पेरू में। कहाँ पे? पेरू में। 53 वर्ष की किस नेपाली शेर्पा ने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया? 28वीं बार चढ़ गई है। कामी रीता शेर्पा नाम इनका है। क्या नाम है? कामी रीता शेर्पा। दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों के 32वें संस्करण का मेजबानी होगा नोम पेन्ह, कंबोडिया में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नया CEO बनाया गया लिंडा याकारिनो को। ठीक है। 22 मई 2023 को सऊदी अरब की कौन सी महिला शतरंज अंतरिक्ष यात्री 22 मई 2023 को सऊदी अरब की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी है? तो रयाना बरनामी। सऊदी अरब की कौन बनी है? रयाना बरनामी। प्रधानमंत्री मोदी ने
कहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मापापे के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम के तीसरे सम्मेलन की मेजबानी किया तब पपुआ न्यू गिनी। 4 वर्ष बाद किस फुटबॉल क्लब ने 27वीं बार स्पेन की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता ला लीगा जीत लिया है? तो बार्सिलोना क्लब। इस प्रकार से हम लोगों ने नवंबर 2023 का प्रतियोगिता दर्पण भी क्या किया, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है।